Hello everyone, this is Jyoti Khanna. Today we will discuss about the chapter first of Indian economy. हमने जो पहले वाला प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक होगा वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उसकी क्या सिचुएशन थी ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्लियर अपनी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के लिए नोन था। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो थी वो फेमस थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी धीरे धीरे ये र्यून होने लगी, धीरे धीरे ये खत्म होने लगी। तो इसके रीजंस क्या थे ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस थी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, सेकेंड इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि सबसे पहले तो है कि हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री धीरे धीरे डिके होने लगी। डिके मीन्स धीरे धीरे फिनिश होने लगी, र्यून होने लगी। एंड सेकेंडली ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्लीक ग्रोथ मीन्स स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो अपनी शिल्प के लिए, कारीगरी के लिए, स्किल के लिए जाने जाते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के आने से धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो फिनिश होने लगी। अब इसके फिनिश होने के रीजंस क्या थे, इसके कुछ रीजंस आज हम स्टडी करेंगे। नंबर वन इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट की जो टैरिफ पॉलिसी थी दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी। अब डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है कि टैरिफ पॉलिसी में सिमिलैरिटीज नहीं थी, उसके अंदर बहुत कुछ डिफरेंसेस थे, डिससिमिलैरिटी थी। तो डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है कि ब्रिटिशर्स के टाइम जो गवर्नमेंट ने टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, सपोज जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स थे, अगर वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज किया जाता था। हैवी टैक्सेस इम्पोज करने की वजह से हैंडीक्राफ्ट्स और ज्यादा कॉस्टली हो जाते थे। तो कॉस्टली होने की वजह से उनकी फॉरेन कंट्रीज में डिमांड कंपैरेटिवली कम होती थी। सिमिलरली जो ब्रिटिशर्स के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किए जाते थे। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का मतलब होता है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की वजह से उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में चीप प्राइसेस पर अवेलेबल होंगे। अगर वो चीप प्राइसेस पर अवेलेबल हो रहे हैं तो इट मीन्स वो इंडियन मार्केट में अपना एक प्लेस जो है वो बना लेंगे। तो ऐसे में जो ब्रिटिशर्स ने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट की कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे उनका नॉर्मली जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स थे वो विद ड्यूटी आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट होने लगे और उनके जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होने लगे। सिमिलरली इंडियन जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट भी होने लगा। तो इंडियन रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो रॉ मटेरियल को यूज करके अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को क्विकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर एक बैड इफेक्ट क्रिएट हुआ। सेकंड जो है कि एक तो ये तो फर्स्ट रीजन है कि धीरे धीरे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो डीके होने लगे, वो धीरे धीरे फिनिश होने लगे। सेकंड इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अर्लियर क्या था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में कुछ किंग्स, एम्परर्स, नवाब, इनका शासन होता था, ये रूल करते थे इंडिया पर। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ कि वेरियस रैंक्स जो थी वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई। उनकी पोजीशंस जो थी, कुछ वेरियस डेजिग्नेशंस जो थी वो असाइन की गई। तो जैसे जैसे ये राजा महाराजा, इनके किंग्स जो था, इनके जो किंगडम जो थे वो अगर धीरे धीरे खत्म होने लगे तो नेचुरली जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो भी किंग्स, एम्परर्स के थ्रू ज्यादा होती थी। तो अगर ऐसे में ये प्रिंसली कोर्ट से डिसअपियर होते जाएंगे, नवाब या एम्परर्स के जो रूलिंग जो सिस्टम था वो धीरे धीरे जैसे खत्म होना स्टार्ट हुआ तो नेचुरली उन्होंने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड करनी भी धीरे धीरे स्लो डाउन कर दी।
तो ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड कंपैरेटिवली इंडिया में कम होनी स्टार्ट हो गई। थर्ड रीजन इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होने की वजह से उनके प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी के और लो प्राइसेस पर इंडिया में अवेलेबल होने स्टार्ट हुए। तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे, जो कि नॉर्मली हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स का कंपटीशन मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हैंडमेड प्रोडक्ट्स का मशीन मेड प्रोडक्ट्स का कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होने की वजह से उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। डिमांड की न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ। न्यू पैटर्न्स मीन्स कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए डिमांड लेवल में। अब ये क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल जो इंडियंस थे उन्होंने वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल था उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। वो उसी लाइफस्टाइल को यूज करना पसंद करते थे जो कि दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जो लाइफस्टाइल था। तो जैसे जैसे उनका लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, तो नेचुरली उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आने की वजह से उनके जो डिमांडिंग जो प्रोडक्ट्स थे उनमें भी चेंज आना स्टार्ट हुआ। कि पहले अगर वो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा कर रहे थे, तो जैसे ही वेस्टर्न लाइफस्टाइल को उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कंपैरेटिवली चेंज होने लगी। तो जैसे डिमांड में चेंज आया तो उनकी इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कंपैरेटिवली स्लो डाउन होने लगी। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था रेलवेज का इंट्रोडक्शन, लेकिन इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट आया? ब्रिटिशर्स ने जैसे रेलवेज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, रेलवेज के इंट्रोडक्शन की वजह से उनके जो रेडी प्रोडक्ट्स थे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे, उसकी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया में होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले इंडिया में किसी भी टाइप का मास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था। तो थ्रू रेलवेज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज थी वो इंडिया में स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया जो है किसी भी इंडिया के कॉर्नर में पहुंचाना इजी हो गया। तो ऐसे में उनके ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे वो ऑल ओवर इंडिया उनकी सप्लाई होनी स्टार्ट हुई। तो जैसे ही ऑल ओवर इंडिया उनकी सप्लाई होनी स्टार्ट हुई तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कंपैरेटिवली इंक्रीज होती गई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे खत्म होने लगी, वो र्यूनिंग पोजीशन पर थी। जिसके मेजर रीजंस क्या थे कि एक तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, इसके अलावा न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड एंड चेंज इन लाइफस्टाइल। पैटर्न्स लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, लोगों के डिमांड पैटर्न में चेंज आया। ये कुछ ऐसे वेरियस फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे र्यून होनी स्टार्ट हो गई। साथ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो सेकंड पार्ट था दैट वाज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो थी काफी कम थी। ब्लीक मीन्स जहां पर बिल्कुल कम जहां पे ग्रोथ रेट होती है उसको ब्लीक ग्रोथ बोलते हैं, कि ना के बराबर ग्रोथ रेट थी। अब इसमें बताया हुआ है कि ग्रोथ रेट किन सेक्टर में थी, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो फ्यू इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया में एक स्टार्टिंग पोजीशन में थी, और उसमें भी कुछ ही ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे थे। फॉर एग्जांपल टाटा बिरला कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिनके पास मनी अवेलेबल थी, कैपिटल अवेलेबल थी, जिन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फ्यू टेक्सटाइल मिल्स, शुगर इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि एक स्टार्टिंग पोजीशन पर थी। इसके अलावा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी वो फिलहाल डेवलप नहीं हुई थी। तो ग्रोथ रेट जो मॉडर्न इंडस्ट्री की थी वो एक तरह से ना के बराबर थी। इंडिया में स्टार्टिंग रेलवेज का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन होने की वजह से उसमें भी फिलहाल कोई ग्रोथ के एस्पेक्ट्स नहीं थे, वो उसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। फ्यू टेक्सटाइल मिल्स, फ्यू शुगर मिल्स, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कुछ ऐसी ही इंडस्ट्रीज थी जो अपने एक डेवलपिंग स्टेज पर थी। इसके अलावा जो वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी ऐसे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो थी, ऐसी किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज फिलहाल इंडिया में एस्टैब्लिश्ड उस टाइम नहीं थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, कि डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री एंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ये दो पार्ट्स जो थे वो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड किया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसे थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल।
कि ब्रिटिश रूल के टाइम फॉरेन ट्रेड की पोजीशन क्या थी। फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, ट्रेड विद अनदर कंट्री, जो ट्रेड जो है अनदर कंट्रीज के साथ किया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ऐसे ट्रेड को फॉरेन ट्रेड कॉल करते हैं। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी। फॉरेन ट्रेड ही हमने पहले भी किया था कि इंडिया में मोस्टली जो ट्रेड था वो जस्ट एक तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ हो रहा था, दूसरा फ्यू प्रोडक्ट्स का ही हो रहा था, थर्डली जो मेजर कंपोजिशन था ट्रेड का, जो मेजर परसेंटेज था वो भी सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही था। तो ऐसे में जो फॉरेन ट्रेड की पोजीशन है इसको 3 पॉइंट्स के थ्रू हम डिपिक्ट करेंगे। नंबर 1 इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल का वर्क करते हैं, दैट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए वुड है, क्लोथ इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो थ्रेड होता है, जो कॉटन होता है, वो उनके प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। तो ऐसे में इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का, यानी कि मेजर जो इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिश कंट्रीज में यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा था। सेकेंडली इसमें बताया कि नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स जो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रेडी कर रहे थे, जो उनके तैयार जो उनके प्रोडक्ट्स थे, इंडिया उनको इंपोर्ट कर रहा था। तो यानी कि 2 इसके एस्पेक्ट्स होंगे कि इंडिया से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो थे वो इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे थे और इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और ये किन कंट्रीज के साथ था, ये मोस्टली जो इंडिया का ट्रेड था वो जस्ट ब्रिटेन के साथ मैक्सिमम ट्रेड इंडिया का हो रहा था। इसकी जो कंपोजिशन थी वो नॉर्मली मोर देन 50% जो ट्रेड था वो इंडिया का ब्रिटेन के साथ हो रहा था। तो फॉरेन ट्रेड की जो पोजीशन थी, नंबर 1 इज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल किसका, जो मैंने अभी भी बताया कि जहां पर मेजर जो कंट्रोल था ब्रिटेन के साथ था इंडिया का। ब्रिटेन ने ही इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मेजर कैप्चर किया हुआ था। कितने परसेंट के साथ, मोर देन 50%, कि मोर देन 50% ट्रेड जस्ट ब्रिटेन के साथ हो रहा था। सेकंड इसमें बताया है। थर्ड पॉइंट इज कि यहाँ इंडिया में उस टाइम सरप्लस ट्रेड हो रहा था। सरप्लस ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट। ट्रेड की नॉर्मली 3 सिचुएशंस होती है। नंबर 1 इज सरप्लस ट्रेड, नंबर 2 इज डेफिसिट ट्रेड एंड नंबर 3 इज बैलेंस्ड ट्रेड। सरप्लस ट्रेड क्या होता है, सरप्लस ट्रेड इज क्रिएटेड व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। जहां पर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज्यादा होते हैं वो सरप्लस ट्रेड कहलाता है। डेफिसिट ट्रेड इज क्रिएटेड व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, व्हेन इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो इसको डेफिसिट ट्रेड कॉल करते हैं। बैलेंस ट्रेड तब अराइज होता है व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स जब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं इसको हम बैलेंस्ड ट्रेड कॉल करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में बताया है कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड जो था वो सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड का मीनिंग कि इंडिया का मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स थे वो ज्यादा हो रहे थे इंपोर्ट्स के इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो भी अभी हमने बताया कि एक्सपोर्ट्स किन प्रोडक्ट्स का हो रहा था, जस्ट रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था। इंडिया में एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने की वजह से इंडिया को कुछ रेवेन्यूज जनरेट हो रहे थे, मैक्सिमम इनकम जनरेट हो रही थी, लेकिन उस इनकम का यूज इंडिया की वेलफेयर पोजीशन के लिए ना करके ग्रेट ब्रिटेन ने उसका यूज अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को फुलफिल करने में किया। उन मोस्टली पार्ट वो कई बार रीपैट्रिएशन कर देते। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है कि उसका कुछ पार्ट वो अपनी कंट्री में वापस ट्रांसफर कर देते थे, या फिर उन्होंने जो अपनी ब्रिटिश जो यहाँ पे रूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था उनकी मेंटेनेंस के ऊपर वो उस एक्सपेंसेस को यूज कर देते थे, उस मनी को यूज कर देते थे। तो ऐसे में जो एक्सपोर्ट्स की जो इनकम थी वो ब्रिटेन ने अपने ही कंट्री के वेलफेयर के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए यूज किया। उन एक्सपोर्ट्स का मैक्सिमम जो प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था वो इंडिया ना करके उन्होंने अपनी कंट्री तक ही उसका यूज किया। तो फॉरेन ट्रेड जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। नंबर 1 कि यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा था, फिनिश प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हो रहा था।
सेकेंड इज कंपोजिशन किसका था मैक्सिमम या फिर मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटेन की थी, मोर देन 50% ट्रेड ब्रिटेन के साथ हो रहा था। थर्ड इज सरप्लस ट्रेड की ट्रेड जो था वो सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा थे, लेकिन एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने के बावजूद भी उसके जो मेजर जो उसके जो रेवेन्यूज थी वो ब्रिटेन अपनी ही कंट्री के लिए उसको यूज कर रहा था, उसका इंडिया को कोई भी एडवांटेजेस रिसीव नहीं हुए। तो ये था फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के टाइम या फिर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। अब ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी मीन्स फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन के फीचर्स को स्टडी करते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ऐसे टर्म को डेमोग्राफी कॉल करते हैं। तो पॉपुलेशन की फीचर्स क्या होती है कि पॉपुलेशन की क्या उनमें कितनी मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स की लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है, इसके अलावा उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ये सब कुछ डेमोग्राफी को इंडिकेट करते हैं, ये डेमोग्राफी के इंडिकेटर्स होते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम यही कुछ टर्म्स को रीड करेंगे। नंबर 1 इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट मीन्स कि 1000 पर्सन्स के पीछे कितने बच्चों का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। सिमिलरली 1000 पर्सन्स के पीछे कितने पर्सन्स की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बता रखा है कि दोनों बहुत हाई थी। 48 बता रखा है कि बर्थ रेट थी एंड 40 पर 1000 वॉज डेथ रेट। 48 बर्थ रेट एंड 40 पर 1000 डेथ रेट थी, जो कि उस टाइम काफी इंक्रीज थी। इसका रीजन क्या था, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। जो इलिटरेसी या फिर पॉवर्टी थे वो इसके मेजर रीजंस थे। सेकंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1000 बच्चों के पीछे अप टू द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चों की जो जितने बच्चों की डेथ हो जाती है इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कॉल करते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी हाई थी। इसका जो रीजन था वो था मेजर हाइजीनिक फैसिलिटीज ना होना, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन, कुछ इसके मेजर रीजंस थे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई थी जो कि 218 पर 1000 थी। 218 1000 बच्चों के पीछे 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जस्ट 34 पर 1000 है। तो यानी कि उस टाइम ये 218 पर 1000 काफी हाई रेट थी। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एवरेज पर्सन कितनी एज तक उनकी एवरेज एज कितनी होती है जीवन जीने की, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी जो कि सिर्फ 32 इयर्स थी, और एट प्रेजेंट ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 68 इयर्स है। तो 68 के कंपैरिजन ये लेस देन आज का जो एवरेज है उससे भी कम इसकी उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो कि काफी कम थी। लिटरेसी रेट इसमें बताया है। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेट अब किसको कॉल करते हैं, लिटरेट मीन्स अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट। एक ऐसा पर्सन जो कि पढ़ सकता है, लिख सकता है, इट मीन्स उस पर्सन को लिटरेट कॉल करते हैं। यानी कि एक 5th क्लास का जो बच्चा है वो भी लिटरेट कहलाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पढ़ना और लिखना आता है। तो लिटरेसी रेट जो है वो काफी कम थी। लिटरेसी रेट इसमें बताया जस्ट 16% थी ओवरऑल पॉपुलेशन की। उसमें जो फीमेल्स की लिटरेसी रेट थी वो भी कम थी, जो जस्ट 7% थी, जस्ट 7% से थी वो। तो लिटरेसी रेट कम होने का जो मेजर रीजन था वो हम बार बार इसको कह चुके हैं कि लोग अवेयर नहीं थे, पॉवर्टी थी, हाई पॉपुलेशन थी, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जो थी वो काफी हाई थी। तो लिटरेसी रेट जो थी काफी लो थी, बहुत कम थी। तो लिटरेसी रेट काफी कम होने का मेजर रीजन यही था कि लोग अवेयर नहीं थे। 16% ओवरऑल पॉपुलेशन की और 7% जस्ट फीमेल्स की लिटरेसी रेट थी। तो ये कुछ डेमोग्राफी से रिलेटेड इंडिकेटर्स थे जो कि पॉपुलेशन की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करते हैं कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों हाई थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, इसके अलावा लिटरेसी रेट काफी लो थी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी कम थी, जो कि सिर्फ 32 इयर्स थी, और एट प्रेजेंट जो ये रेट है वो 68 इयर्स के साथ है। तो ये कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल के कुछ वेरियस इंडिकेटर्स थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है
कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वेरियस लेवल्स ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में एंगेज्ड है। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड विद नेचुरल मीन्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, लैंड माइनिंग एटसेट्रा, ये सब कुछ प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे सब हम सेकेंडरी सेक्टर में वो सब इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हैं जिससे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विसेज, जो भी सर्विस सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितनी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मीन्स हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ टर्शियरी सेक्टर में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर ब्रिटिशर्स के टाइम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या लेवल था, वो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन थी, मोर देन 72% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी, कि उनका मेजर ऑक्यूपेशन का सोर्स एग्रीकल्चर था। लेकिन इतनी पॉपुलेशन के एंगेज होने के बावजूद भी एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी, अगर हम उसको दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा हाई नहीं थी। तो इसमें बताया कि प्राइमरी सेक्टर में नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन एंगेज थी, सेकेंडरी सेक्टर में 10% और टर्शियरी सेक्टर में नियर अबाउट 17% जो पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी। तो इसकी वजह से बताया है कि इतनी पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज थी तो बाकी के जो 2 सेक्टर्स थे वहां पर अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, कि मेजर पॉपुलेशन के सिर्फ एक ही सेक्टर में रिलाई करने पर, डिपेंड होने पर बाकी 2 सेक्टर्स की कोई ग्रोथ रेट नहीं हो रही थी। अगर ग्रोथ रेट थी भी सही तो काफी अनबैलेंस थी, प्रॉपर ग्रोथ रेट वहां पर नहीं थी। मेजर इंडिया में कुछ लैक ऑफ सर्विसेज थी, कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंडिया में उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, इंडस्ट्रीज भी उस टाइम डेवलप नहीं थी, तो मोस्टली पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो उस टाइम अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर थी। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, फ्यू शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल मिल्स और एक सिर्फ रेलवेज का इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा इंडिया में जो मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे वो ऐसी प्रोडक्ट्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप होनी ही स्टार्ट नहीं हुई थी। तो ऐसे में इंडिया में जो ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड थी तो ऐसी डिमांड थ्रू इंपोर्ट जो थी वो सॉल्व हो रही थी, यानी कि इंडिया को ऐसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उन्होंने